हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें, जहां हम बात करते हैं औरतों के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी हर तरीके की प्रॉब्लम्स पर और उनके प्रैक्टिकल हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आज का एपिसोड होने वाला है एपिसोड 204, जिसमें एपिसोड 202 के कमेंट्स के पढ़ के मैं जवाब दूंगी। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम लिखनी हो तो आप लेटेस्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपना प्रॉब्लम टाइप कर सकते हो, अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। कोशिश करूंगी उसके जो एक छोड़ के एपिसोड नेक्स्ट आएगा उसमें आपके जवाब आपको मिल जाए। तो ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड 204 आओ बहन बातें करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैम मेरे हस्बैंड नशे की गोलियां खाते हैं, जितना कमाते हैं उसकी गोलियां खा जाते हैं और किसी की भी इंसल्ट भी कर देते हैं। मेरे एक 3 साल की बेटी और एक 3 महीने का बेटा है। प्लीज़ बताएं मैं अपने बच्चों को कैसे समझाऊं कि तुम्हारे पापा औरों के पापा जैसे नहीं हैं और उनकी बुरी आदतों जैसे और टॉक्सिक बिहेवियर से कैसे दूर रखूं। मैं भी वर्किंग वूमन हूँ, हम तीनों का सारा खर्च मैं ही उठाती हूँ, हस्बैंड कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते। बच्चों को स्कूल भी भेजना है, बहुत डर लग रहा है कि मैं बच्चों को कैसे संभाल पाऊंगी। देखो आपकी सच में प्रॉब्लम तो देखो बहुत बड़ी है, लेकिन हैट्स ऑफ टू यू, अगर आप यहाँ तक कर सकते हो तो बिलीव करो आप बहुत मतलब इसको अच्छे से पूरा कर लोगे। मैं ये नहीं कहूँगी आसानी से, लेकिन अच्छे से। क्योंकि ऐसे परिवार मैंने देखे हैं जहाँ पर हस्बैंड्स ऐसे थे और उनमें ये भी था कि हाउस वाइफ हैं वो, तो वो फाइनेंशियली भी उसी बंदे पर डिपेंड है, वो जितना दे रहा उसी में पूरा करना है। तब भी उन्होंने अपना पूरा जीवन तो तपस्या की तरह निकाला, लेकिन उनके बच्चे बेहद अच्छे, बेहद कामयाब और अपने माँ का कम से कम बाप का भी मतलब जैसे बिल्कुल डिजर्व नहीं करता ना इज्जत, इस तरीके का बाप, उस हिसाब से बाप की भी इज्जत बहुत करते हैं। और माँ तो उनके लिए देवी है, भगवान की तरह पूजते हैं, है ना। बहुत मतलब लगभग जितने घर देखे उसमें यही देखे हैं कि अगर पति लापरवाह है लेकिन माँ ने अपनी जिम्मेदारी मानते हुए अपना पूरा जीवन तपस्या की तरह अपने बच्चों को पालने में और सीधी राह पे चलने में लगा दिया ना, उस माँ के बच्चे मैंने देखे कि वहाँ जाके उसका वो जो सारी मेहनत है वो चरितार्थ होती नजर आई। ठीक है, तो आपके लिए तो देखो मुश्किल हो गई, राह कांटों भरी हो गई। जब पति ऐसा हो जाए तो ऑब्वियसली दोनों मिलके लगे रहते हैं तो थोड़ा स्मूथ हो जाता है जीवन। मुश्किल तो है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आसान है या कोई दिक्कत नहीं है, बहुतों के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन हाँ, आपको मैं ये बहुतों की कहानी 2-4 की इसलिए बता रही हूँ कि आपको मोटिवेशन मिले कि आप कर जाओगे। ठीक है, उनको नशे की आदत छुड़ाने के लिए जो भी प्रयास आपके स्तर से हो सकते हैं उसके लिए आप कोशिश करते रहो, लेकिन परिणाम ये मान के चलो कि नहीं आएगा तो भी मेरे को कैसे करना है ना। तो रही बात ये कि बच्चों को कैसे समझाऊंगी, उन्हें कोई लाग लपेट या कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। उनको एग्जैक्ट जैसे जैसे उनकी एज बढ़े उनको एग्जैक्ट बताते चलो जो एक्चुअल कंडीशन है, कि भाई उनकी विल पावर कमजोर है डैडी की, वो नहीं कर सकते, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। अगर डैडी इरिस्पॉन्सिबल है तो देखो उसकी वजह से हम तीनों सफ़र कर रहे हैं। तो आपको रिस्पॉन्सिबली बनना है, उस चीज़ को भी निगेटिव को अपने बच्चों में इसी तरीके से कि क्या नहीं करना है वो उनको एक आइडिया मिल रहा है। तो थोड़ा थोड़ा नहीं मैं कहूँगी बहुत मुश्किल है, लेकिन कर लोगे जब यहाँ तक आए हो। और दूसरी चीज़ ये है कि देखो शादी से निकलना अलग रहना, अगर वो इतना परेशान कर दे आदमी की सहारा तो कुछ लगा नहीं रहा, और साथ में जैसे जैसे हम अपना जीवन काट भी रहे हैं ना उसमें प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है, तब आता है ये कि भाई तू मदद तो कर नहीं रहा, उल्टा प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, तो इससे तो दफा हो लाइफ से। लेकिन अगर ये है कि मदद कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आपको ये कुछ ऐसी परेशानी भी नहीं दे रहा कि कहीं पे मतलब ऐसी कि आप परेशान और हो जाओ कि इतनी परेशानियां तो हैं ये हो रहा। तो इसमें यह है कि बिना पति के अकेले रहना, बच्चों को पालना, ये वो करना सारा काम हमें ही है, लेकिन एक माथे पे वो हो जाता है कि भैया अलग रह रही है, अकेली रह रही है। उससे बेटर ऑप्शन ये चुनती हैं महिलाएं कि चल ठीक है जैसा भी है नाम लेने के लिए है तो, है ना। तो ये लेवल आपको देखना है कि आपके पति आपको कहाँ तक इरिटेट कर रहे हैं, आपके लिए प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी कर रहे। अगर चल सकता है तो ये है कि ठीक है मान के चलो कि है नहीं, बाकी है टैग लगा हुआ है कि हाँ भाई पति हमारे साथ है। बेहद मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिकली यही इस तरीके से ही काटा जाएगा जीवन और बच्चे अपने बड़े होंगे। रही बात ये कि उन्हें स्कूल कैसे भेजना है या क्या और है, थोड़ा बहुत अपनी जो भी फैमिली इधर की या उधर की कहीं से भी अगर कुछ भी सपोर्ट कोई ऑफर करे तो झिझकना मत, मदद लो लोगों की, अपने रिश्तेदारों की, दोस्तों की।
सब हो जाएगा। स्कूल वगैरह उसी हिसाब से चुनना जो आप बच्चों को भेज सको। अपनी जॉब के साथ भी तो कैसे, कोई भरोसेमंद काम करने वाली वो है मिल जाए, वो ढूंढो युद्ध स्तर पर। तो सारी चीजें आपको ये सोच के करनी कि मुझे अकेले करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। मैम एक बात का आंसर देना, इस बात का क्या मतलब है? मेरे ससुर में मेरे हस्बैंड कुछ करते हैं, मेरे सास को बुरा लगता है तो मुझ पर गुस्सा उतरता है, और मेरे दिल पर बात जब लग जाती है जब ननद और हबी चुप रहते हैं। हस्बैंड मेरे साथ गलत करें तो न ननद बोलती है कुछ, न सास कुछ कहती है। मेरे हस्बैंड को कुछ फील नहीं होता, मुझे कोई कुछ कह दे। मैं स्टार्ट में बहुत रोती रहती थी, कोई समझता नहीं था, अब नहीं रोती मैं। लेकिन कोई हस्बैंड कैसा हो सकता है जब वाइफ के लिए अपने फैमिली के सामने बोल पाता? कुछ कह दूं तो बोलना बंद कर देता है, रूम से मार पीट कर निकाल देता है। देखो ये मारने पीटने वाला बस ऑप्शन कहना चाहिए आपको, किसी भी कीमत पे अवॉइड करो। अगर पता है आदत यही है तो उस टाइम पे उसके इतनी जद में रहो ही मत कि वो मारे। बाकी रही बात कि हमारे लिए वो स्टैंड नहीं ले रहा, आपने एक बार देख लिया, दो बार देख लिया, 10 बार देख लिया। अब आपको अपनी कहना चाहिए रक्षा खुद करनी है उस घर में। तो अगर आपके साथ कुछ गलत होता है आप खुद ही बोलो, उसके बाद वो मुंह फुलाए तो उससे दूर रहो। पता है कि मुंह फुलाएगा ही फुलाएगा। ठीक है, रही बात ये कि जी इनका उनका गुस्सा मुझ पर उतरता है तो सीधे बोलो कि मैंने क्या किया, इस बात पे चिड़ी हुई हो, इसमें मेरा रोल क्या था ये बताओ। मतलब आपको अपना पक्ष अब रखना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि सीधा मुंह तो किसी का रह नहीं रहा। और ये अनफेयर वाला जब चीज शुरू हो जाती है ना, तब आप फेयर की उम्मीद करोगे, उतने परेशान रहोगे। एक बार समझ में आ गया, मान लो कि सामने वाला बेईमानी पे उतर ही आया, फिर आप उससे ईमानदारी की उम्मीद नहीं करोगे। ठीक है ना, अब आप अपना बचाव अपने तरीके से करोगे, वो अब आपको करना है। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, मेरे हस्बैंड अल्कोहलिक एंड टॉक्सिक है। मेरी माँ से फ़ोन पे बदतमीजी की तो रिश्ता ख़राब हो गया माँ से। अब प्रॉब्लम ये है कि हस्बैंड का गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ है और अंडर मेडिकेशन है, सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन मेरी माँ बोलती हैं कि उसको सबक मिला, पाप का फल मिला, उसका लीवर फेलियर हुआ होगा, तो हमसे छुपा रही है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड तो को माँ पसंद नहीं करती तो मुझे बहुत बुरा लगता है। माँ बोलती है कि इस बात बच लिया, आगे क्या करोगे, प्लीज़ गाइड। देखो ये तो बहुत गलत बात है। वो हस्बैंड आप थोड़ी ढूंढ के लाई थी, पहले अपनी बेटी के लिए आप पति ढूंढ रहे हो, और अगर उस पति ने आपके साथ बदतमीजी कर दी तो आप उसके मरने की या इस तरीके की आशंका वाली दुआएं बददुआएं कर रहे हो। ये तो बहुत गलत है। आपको यही नहीं दिख रहा कि आपकी पत्नी का भविष्य है, आपकी बेटी का भविष्य है, या किसका भविष्य उसके साथ जुड़ा हुआ है? तो आपकी माँ मेच्योरिटी से काम नहीं ले रही। देखो माँ बाप क्या ना, दिल कहते हैं बच्चे कितना भी दुखा लें, लेकिन माँ बाप अब कभी अपने मन से बद्दुआ नहीं देते। भले वो साथ ना दें, साथ ना रहें, जायदाद ना दें, लेकिन सुना तो यही है कि माँ बाप ऐसे बद्दुआ देते हुए जो दिखते हैं ना, वो मेरे मन से बिल्कुल उतर जाते हैं। जो भगवान से तुलना करी जाती है पेरेंट्स की, वो इसीलिए तो करी जाती है कि बच्चे गलती करते हैं, मन दुखाते हैं, सब कुछ है। माँ बाप नाराज हो सकते हैं, घर से निकाल सकते हैं, गालियां दे सकते हैं कि तू ये है वो है, मुझे हाथ मत लगा, मतलब नाराजगी तक ठीक है। लेकिन ये कि बद्दुआ दे रहे हैं, इस बार बच गया अगली बार कैसे होगा भाई, ये माँ बापों को बोलना शोभा नहीं देता। और अगर आपकी मम्मी ऐसा बोल रही है ना, मैं तो यही कहूंगी कि आप भी उनसे फिर ये कहो कि भैया तुम्हें ये नहीं नजर आ रहा मम्मी कि मेरी किस्मत भी उसी से जुड़ी हुई है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरी जिंदगी कैसी हो जाएगी बेरंग सी। भले री मैरिज ये वो होते हैं, लेकिन मुश्किल तो है ही। तो पति बने रहे, इसीलिए तो दुनिया भर के व्रत पूजा हम उनके लिए करते हैं। तो ये बात गलत है आपकी मम्मी की, आपको उन्हें बताना चाहिए कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और अगर इतना भी नहीं बोलना ना तो अवॉइड करो बात करना, फिलहाल अपने पति को ठीक कर लो। ठीक है ना। अब है दी लैपटॉप सेकंड हैंड दिलवाने की बात की थी, फिर पता नहीं क्या हुआ। मैं बाबू को पढ़ा रही थी तो मैं बाबू को बोली कि तुमको समझ क्यों नहीं आ रहा, बस और कुछ नहीं बोली। इतने में ही मुझे मारने लग गया। खूब माना तो मैं मासी के पास कॉल लगा दी तो बोला कि मासी जी मेरे से बदतमीजी से बात करती है, मेरे पेरेंट्स को गाली देती है, मेरे चेट में पेन होता है, चेस्ट में, इतना टेंशन में रहता हूँ। पति बोला कि फोन देखता हूँ ताकि दिमाग को शांति मिले, फिर भी यही बदतमीजी करती है। इसे इतने प्यार से रखते हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं, फिर भी नाटक किस बात का। मेरी मासी बोली कि कल बात करते हैं, बट आज तक पति से बात नहीं की। लेकिन मेरे से बात की तो बोली कि मैं कुछ ऐसा बोल दूंगी कि तुम्हारे पति मर जाएगा, बोलो तुम सहन कर पाओगी। दी मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आता।
दी पति बोला कि तुम मत जाओ, मैं बाबू को लेकर घर जाता हूँ, लेकिन समर वेकेशन हुआ है, बाबू का तो सोसाइटी के लोग भी पूछ रहे हैं बार बार कि तुम कहीं क्यों नहीं जाती, मैं क्या बोलूँ दी, प्लीज रिप्लाई। आपकी आधी अधूरी कहानी है, थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है पिछली बार का, लेकिन पूरी तरीके से याद नहीं आ रहा। अब जो यहाँ समझ में आ रहा है, आपकी प्रॉब्लम आपके हस्बैंड के साथ है, आपको ससुराल नहीं जाना है, शायद ये वाली थी, है ना। लेकिन इसमें अब ये देखो, जब हमारे झगड़े में मासी टासी इनको बुलाना पड़े ना, अब आपको बुरा लगेगा थोड़ा सा, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। हाँ, आपको खुद ही सलाह देनी पड़ती है अपने आप को, आपको खुद ही सुलझाना पड़ेगा बैठ के। और अगर सामने वाला, चाहे पति हो या पत्नी हो, वो समझदारी से काम नहीं ले रहा, तो आपको दुगनी समझदारी उसके हिस्से की भी खुद ही दिखानी पड़ेगी। लेकिन बाहर वाले रिश्ते वाले ना, बहुत कम होता है ऐसा कि कोई सोल्यूशन निकाल पाए, है ना। अब आपने खुद देख लिया ना, उन्होंने कहा कि मैं कल बात करूंगी, फिर बात ही नहीं करी। तो किसी और पर डिपेंड मत हो। और रही बात ये कि उन्हें लग रहा है आपके पति को कि बदतमीजी करती है ये वो, थोड़ा अपने बोलने के तरीके को बदल के देख लो कि क्या उसको अलग लग रहा है, कैसे उसको बोलना पसंद है, थोड़ा ट्राई कर लो, क्या पता चीजें ठीक हो जाए। देखो, रिजिडली कुछ नहीं सही होता। और दूसरी चीज, हम दूसरे को चेंज नहीं कर सकते, हम बदलाव केवल और केवल अपने में कर सकते हैं। तो अपने नेचर में या अपने बोलने के तरीके में, अपनी अप्रोच में, ऐसे नहीं काम हो रहा, थोड़ा दूसरा तरीके से ट्राई करो, क्या पता कुछ हो जाए। नेक्स्ट, दी आई एम वेरी अपसेट, मेरी तबीयत खराब है, मायके हूँ, मेरी नंद ने 2 मंथ से बीमार, एक बार हाल तो लिए नहीं, आज स्टेटस लगा रही है कि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, उनके पास बहू को देने को कुछ नहीं, तभी उनको सम्मान नहीं मिल रहा। जबकि मैंने आज तक किसी को जवाब नहीं दिया। मुझे बहुत बुरा लगा कि यार मैं तो कुछ कहती नहीं, फिर मेरे लिए ऐसे स्टेटस लगाकर मेरी इमेज क्यों खराब कर रही है। क्या मैं ऐसे स्टेटस लगाऊं कि नंदे भाभी को परेशान करती, इंटरफेयर करती, मैं क्या करूं, वेरी अपसेट दी। देखो, ये स्टेटस स्टेटस जो खेलते हैं ना, ये इनमेच्योर लोगों का खेल है। आपको चाहिए कि आप सीधे उसका स्टेटस ब्लॉक कर दो, हाइड कर दो, ताकि आपको नजर ना आए कि उसने क्या लगाया। अब उसने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए नहीं लगाया, उसने आपको ही दिखाने के लिए लगाया है ना। कई बार हम सेटिंग भी चेंज कर देते हैं, केवल एक कोई शो होता है वो, और वो देख के परेशान हो रहा है जैसे आप हो रही हो। तो जो ऐसे स्टेटस लगाता है, अब आप बदले में स्टेटस में उसके लिए पिक्चर्स ढूंढो, कोट्स ढूंढो, फिर लगाओ वीडियो निकाल के, टाइम वेस्ट कर रहे हो, टॉक्सिक अपना भी दिमाग कर रहे हो। फिर ये देख रहे हो उसने देखा नहीं देखा, फिर वहां से कुछ ब्रह्मास्त्र आ रहे हैं। ऐसी चीजों में नहीं पड़ना है। अगर कोई बंदा आपको परेशान करने वाले कोट्स या वीडियो स्टेटस में लगाता है जो सीधे सीधे आप पर जा रही हैं, तो सिंपल है, उसका स्टेटस हाइड कर दो, वो पिस्ड ऑफ हो जाएगा। क्योंकि वो भी तो मेहनत कर रहा है ना इधर उधर से ढूंढने की, आप देख ही नहीं रहे, बात खत्म। नेक्स्ट, हेलो मैम, हम 3 सिस्टर्स हैं, मैं मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हूँ, ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुई है, मैंने भी मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जाम दिए, बट फाइनल मेरिट में नेम नहीं आने पर सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पाया। एज 23, अपनी तरफ से हार्ड वर्क कर रही हूँ। मेरी एल्डर सिस्टर है, उसकी शादी की एज हो रही है, बट वो शादी के लिए नहीं मान रही कि मुझे शादी नहीं करनी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचती है, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, मैं ही करती हूँ, पेरेंट्स को स्ट्रेस होता है। अब वो तो नहीं मान रही, शुभ कर लिया, मेरे लिए शादी का रिश्ता देख रहे हैं, मैं क्या करूं। अगर मैं भी मना कर दूं तो वो परेशान हो जाएंगे। मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, वो स्टडी भी कंटिन्यू करने को बोल रहे हैं, बट मुझे रिलेटिव्स को आंसर करना है, बिकॉज वो पेरेंट्स को बोलते हैं आपको कोई बेटा नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, उनको आंसर करना है। प्लीज़ मुझे बताएं जिससे मेरे पेरेंट्स को भी हर्ट ना हो और ना ही मेरे करियर में हर्डल हो। क्या मुझे शादी के लिए उन्हें रोकना चाहिए या नहीं? देखो, रोको मत उन्हें, है ना। आपकी इंटेंशन इतनी प्योर है ना, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलनी होगी तो मिल जाएगी, उसमें शादी हर्डल नहीं बनेगी। और शादी ऐसा नहीं होता कि हमने यूं सोची और यूं ही हो गई। रिश्ता ढूंढते मिलते, उसमें भी टाइम लगता है। दूसरी चीज, फिर डेट फिक्स होएगी, उसमें भी टाइम लगेगा। अगर आपके नसीब में गवर्नमेंट जॉब होगी, देखो गवर्नमेंट जॉब का मुझे हमेशा लगता है, गवर्नमेंट जॉब का क्या, हर रोजी रोटी का, आपको जहाँ से अन्न कमाना है ना अपने लिए, वहाँ के रास्ते अपने आप बनते हैं। तो अगर आपकी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब होगी, तो जो आपके अधिकार में है, फॉर्म भरना, तैयारी करना, पेपर देना, ये सब आप करते रहो, रेस्ट भगवान पे छोड़ दो। शादी के लिए मना मत करो। हो सकता है, अपनी बताऊं, कई बार जैसे होता है ना, पत्नी के भाग का पैसा होता है पति के नसीब में कि बीवी आई और उसके भाग खुल गए,
कई बार ऐसा होता है कि जिससे आपकी शादी होनी है ना, अगर आप लड़की हो तो भी वो उसके नसीब का पैसा भी अगर आना होगा ना, तो कई बार शादी के बाद भी बदल जाते हैं ग्रह नक्षत्र। तो ऐसा होता है कि आप मतलब दोनों चीजों के लिए कंटिन्यू रखो, ये मत सोचो कि एक को रोक के दूसरा करूं। कर दो मतलब हाँ शादी के लिए, और साथ में तैयारी भी करते रहो। नेक्स्ट, मैम मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ, मेरे पड़ोस में 8-10 लेडीज हैं, साथ में उठते बैठते हैं, हंसी मजाक करते थे। मैं उनको अपना अच्छा फ्रेंड मानती थी। मैं अपने घर से कुछ काम शुरू किया है, मैंने सोचा वह शायद मेरी हेल्प करेंगी, लेकिन उन लोगों ने दूसरों को बताना तो क्या, खुद भी एक बार आकर नहीं देखा, नहीं पूछा कि तुमने काम शुरू किया है कैसा है। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं कि वह देखने भी नहीं आई, बस दुख हो रहा है कि मैं उनको अपना अच्छा फ्रेंड मानती थी। मुझे क्या करना चाहिए? आपकी बात याद है, तेल पानी वाला रिश्ता रखूं, लेकिन बार बार दिल में आ ही जाता है यार उनको ऐसा नहीं करना था। अब तो वो लोग मेरे साथ ज्यादा बात भी नहीं करते, पता नहीं क्यों, बहुत हर्ट सा फील होता है। देखो जी, मैं कई बार कह चुकी और बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी भी लगती होगी, लड़कियों की और महिलाओं की दोस्ती ऐसी होती है। अब जब मैं प्रैक्टिकली किसी के सामने से कहती हूँ ना, और कोई आदमी खड़ा हो, तो वो तो हंसी उसकी छूट जाती है बहुत बुरी वाली। और अगर कोई महिला खड़ी हो वहां, तो उनका अनमना सा मुंह हो जाता है, लेकिन कहती यही है कि हाँ सुनीता कह तो ठीक रही है। ये होता है। मैंने देखा है दोस्ती में लड़के फिर भी एक लेवल तक मेंटेन करेंगे और लेवल से आगे भी चले जाएंगे, लेकिन लेवल से नीचे बहुत कम लोग रहेंगे लड़कों में। दोस्ती है तो है, बुलाया है दोस्त ने तो हाँ उसका काम है यानी मेरा काम है, करते हैं ऐसे, है ना। लेकिन महिलाओं का मैंने देखा है कि अच्छी खासी दोस्ती है, अच्छी खासी, लेकिन जहां दूसरे का काम पड़ा ना, आपको अपनी तरफ से कुछ करना भी नहीं है, बहुत ज्यादा कोई एफर्ट भी नहीं डालने, जैसा आप कह रही हो कि दूसरों को तो बताना छोड़ो, खुद भी नहीं, आगे तो आदमी देखता ही है, वो तक भी नहीं करती। और उसके बाद सडनली ये हो जाता है कि मतलब वो एक होती है जीलेसी वाली चीज, बहुत ज्यादा होती है भाई। तो मैं तो ये दोस्ती वाले रिश्ते में ना, मेरा विश्वास बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म। कुछ नहीं होता, सिर्फ ये है कि आप बैठे हो अकेले बावले से बन रहे हो, दूसरा कोई मिल गया आपने उससे बात कर ली, खाना खाने जा रहे हो, पीने जा रहे हो कुछ चाय कॉफी, ये सब चीजें मतलब जैसे राह चलते या ट्रेनिंग में हम मिल रहे हैं, हमारे लिए तो वही दोस्ती है, ट्रेनिंग में मिल रहे हैं टीचर्स से। तो बस ये अकेले घूमने से अच्छा कोई साथ है, इतनी बातचीत सबसे रखो, देखना नहीं पड़ता। लेकिन वो पक्का दोस्त और मुश्किलों में काम आना एंड ऑल दैट, भाई वो कुछ नहीं होता। बहुत अच्छे भी होंगी ना आपकी टर्म्स, तो इतना हो जाएगा कि जब तक उनका कोई नुकसान नहीं है, चलो ठीक है, अच्छा हाँ 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 थोड़ा बहुत साथ चल लेंगे, जैसे ही आया ना उन्हें कुछ एफर्ट करना पड़ेगा या उन्हें कुछ फेवर करना है, वहीं खत्म आपकी दोस्ती। फिर बहाना आता है मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, मेरे बच्चे सफर कर रहे हैं, अगर बड़े अब जैसे हम लोग हैं, तो हम लोगों के एज के तो जितने भी लोग हैं उनके बच्चे ग्रेजुएशन में आ रहे हैं, कोई कोई नौकरी भी ले चुका, जो बड़ी हैं 50+ जा रही हैं। तो वो है कि भैया मेरे बच्चों ने मना कर दिया, या मेरे बच्चे नहीं मानेंगे, बहुत सारे बहाने होते हैं और फिर मना कर देते हैं। तो आप जो भी काम कर रहे हो उसे ये सोच के करो कि मैं अकेली हूँ, अननोन बंदों को शेयर कर दो। ये चीज सोशल मीडिया पे तो आके बहुत हार्श रूप में सामने आती है जब आप आते हो। तो ये जो सो कॉल्ड अपने होते हैं ना, बस इन्हें फोटो तक ही रखो, उम्मीद मत रखो इनसे कुछ और करने की। नेक्स्ट, मेरी और पति की बिल्कुल नहीं बनती, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम किस में है। मुझे अपने आप पर रोक टोक पसंद नहीं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पति ने जबरदस्ती मेरे फोन से इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। मैं अपनी फीमेल फ्रेंड से भी बात नहीं कर सकती। अब मैंने फोन ना एक रखने का फैसला किया है, और उस लड़ाई के बाद मुझे नहीं लगता कुछ ठीक होगा, और फिर भी परी बात करने की कोशिश करते हैं पति, पर मेरा मन नहीं है। देखो इतनी एक्सट्रीम कंडीशन ना, जब दोनों तरफ से लोग रिजिड हो जाते हैं तब आती है। और अब ये जमाना नहीं है, आपके पति में भी इतनी मेच्योरिटी नहीं है कि एक पढ़ी लिखी, बहुत ज्यादा नहीं भी होंगे, पढ़ी लिखी होंगी या एटलीस्ट अडल्ट, है ना, जो अपना घर गृहस्थी संभाल रही है, आप उसको ऐसे कंट्रोल करोगे कि फोन ले लिया इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। तो उनका भी अप्रोच बिल्कुल गलत ही है, किसी की भी ईगो हर्ट हो जाएगी कि अच्छा मैं क्या बिल्कुल ही बंधुआ हूँ क्या, ये वो। लेकिन ये यहाँ तक स्थिति पहुंची क्यों, क्या प्रॉब्लम थी, ये वो भी आपको दोबारा से रिकॉल करने की जरूरत है। और आप जो आपको लग रहा है कि आप कभी कुछ ठीक नहीं होगा, तो कहते हैं नेवर सेज नेवर, है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जब झगड़ा होता है तो ऐसे ही लगता है कि अब सब खत्म, लेकिन जब रहते रहते हैं थोड़ा शांति से रहो। अभी कोई चीज पिंच करने वाली ना आप बोलो और ना उनकी बात पर रिएक्शन दो।
टाइम दो, कुछ दिन बाद वापस लगेगा, नॉर्मल हो गई हैं चीज़ें, और दोबारा एक नए सिरे से कोशिश करना कि आखिर यहाँ तक बात पहुँची क्यों। नेक्स्ट दी, मैंने भी सेंसस ड्यूटी कर ली है, मैं उत्तराखंड से हूँ, बहुत चैलेंजिंग है तो बहन अब क्या ही करें। मुझे भी ऐसा है ना परेशान होने की भी एक सीमा होती है, फिर परेशान होते होते भी मैं थक जाती हूँ कि भाड़ में जाए, क्या हो जाएगा। अब मेरा अभी मैं उसी जोन में चल रही हूँ, हालांकि जाने से पहले थोड़ा सा उसी जोन में आ गई, वरना मैं पहले दिन ही मेरा हो जाता बहुत ज़्यादा कुछ कि नहीं हो पा रहा या कुछ और, मतलब मेरी बर्दाश्त नहीं होती मुझे चीज़ें, है ना। अब लेकिन पहले दिन से ही यह था कि जब मैं गई हूँ ना, उससे पहले ही मैं उस जोन में चली गई कि क्या होगा, अच्छा सिर में दर्द होगा, रोज एक वो ओरान खानी है, अच्छा पैरों में। लेकिन ये साइटिका का ये सरप्राइज था, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि देखो मैं वैष्णो देवी चढ़ी आई उतरी आई तब कुछ नहीं हुआ। ये जो मैं इतनी दूर स्कूटी पे गई हूँ ना, अब स्कूटी पे क्यों जाना पड़ा, क्योंकि वो था चक्कर कि गली गली घूमनी पड़ेगी, गाड़ी कहाँ लेके जाएंगे, तो अब से हम जाएंगे गाड़ी पे जाएंगे। लेकिन जो मैं स्कूटी पे इतनी देर बैठती हूँ ना, मेरे को स्कूटी पे बैग में बैठने में ये वाला पैर मेरा लेफ्ट वाला साइटिका वाला प्रॉब्लम करने लगता, ये एडिशनल है। और इसी वजह से आज मैं यहाँ शूट कर रही हूँ, वरना आज मैं इस टाइम वहाँ पे घूम रही होती धूप में, क्योंकि पैर चल नहीं रहा, परेशानी उसमें बढ़ गई है। स्ट्रेचिंग कर रही हूँ लेकिन स्ट्रेचिंग से कम हो जाता है, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अभी 2 दिन इसको लगेंगे स्ट्रेचिंग के बाद भी वापस नॉर्मल होने में। तो परेशान होने की भी एक सीमा होती है, फिर आदमी परेशान होना बंद हो जाता है। और यही चीज़ अगर यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में देखो, जो हम यहाँ बातें कर रहे हैं, देखो किसी का भी झगड़ा हो, कोई इरिटेट कर रहा है ना, कोई दारू पी रहा है, कोई परेशान है, कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, कोई गालियां दे रहा है, रोक टोक कर रहा है, आदमी परेशान होता है। फिर एक सीमा होती है कि यार इसका तो रोज का है, फिर आदमी दूसरी तरफ सोचने लगता है। बस उस दूसरी तरफ ही ले जाने की कोशिश में आप सबको कर रही हो कि जो भी प्रॉब्लम है ना उसमें अटक के मत रहो, वो अपनी जगह अड़ी हुई है, तुम निकल जाओ रास्ता बदल के, अपनी अप्रोच बदल लो, बस इतना ही बात है। नेक्स्ट मैम, मेरी सास और नंद हमेशा खाने में कमियां निकालती हैं, मेरे हस्बैंड नंद का खाना बनाने के लिए प्रेशर डालते हैं, यदि मैं सास नंद का खाना बना भी दूं तो वो खाने में कमी निकाल कर खाने में हाथ धो देती हैं, मतलब फेंक देती हैं। खाने की बर्बादी मुझसे देखी नहीं जाती, कभी कभी झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। आप सुझाव दीजिए। जब वो हाथ धोएं, एक तो उसकी वीडियो बनाओ, दूसरा खाना अगर हस्बैंड ठीक से खा लेते हैं तो उनसे पूछो कि खाना ठीक ही बन रहा है ना। अब ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा, रोज खाना बर्बाद हो रहा है, आप कह रहे हो बनाओ जरूर, मेरा ये बेस्ट है, मैं इससे बेस्ट नहीं बना सकती, अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये बताओ कि ये 2 कटोरी सब्जी या जो कुछ भी आप उन्हें दे रहे हो कि ये कब तक फेंकी जाएंगे। बस बिना गुस्से बिना चिल्लाए, ये सिंपल इतनी बात अपने हस्बैंड के सामने रखो, उससे क्या होगा कि या तो वो खाना खाना शुरू कर देंगी, या फिर आपको छूट मिल जाएगी कि रहने दे भैया, जब पसंद नहीं आ रहा तो मत बना। और 99% पहला वाला ऑप्शन नहीं होएगा, दूसरा ही होएगा। हस्बैंड खुद कह देंगे कि अच्छा इतना है तो इन्हें रहने दे, अगर उन्हें खाना ठीक लग रहा है तो यही होएगा। नेक्स्ट मैम, मेरे हस्बैंड का नेचर ऐसा है कि कितना ही समझाओ बट समझते नहीं है, लेकिन बाहर वालों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, कोई सोल्यूशन बताइए प्लीज। कुछ दिन उन्हें समझाना बंद कर दो, जब हम लगातार समझाते रहते हैं ना तो वो उनके लिए एक रिकॉर्ड जैसा हो जाता है, फिर वो उन बातों को रिएक्शन देना बंद कर देते हैं, सीरियसली नहीं लेते। कुछ दिन उन्हें बिल्कुल मत समझाओ, किसी भी चीज पे मत समझाओ, और भगवान ना करे लेकिन अगर कुछ गलत हो जाता है तब बोल देना कि मुझे लगा था लेकिन आप सुनते नहीं तो मैंने इसलिए बताया नहीं, बस इतना ही बोल के फिर चुप हो जाना। नेक्स्ट दी, मेरा नाम नीतू है, मेरी प्रेगनेंसी का 8th मंथ चल रहा है, मेरी 2 बेटियां पहले से हैं, दोनों 5 और 3 साल की, मैं 10 लोगों की ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, जहाँ पर ससुर और जेठ कुछ काम नहीं करते, केवल घर पर रहते हैं। मेरे हस्बैंड की जॉब करते हैं, हस्बैंड ही जॉब करते हैं। अभी जेठ जेठानी के बेटे की सगाई हुई है, सास और जेठानी को केवल अपनी न्यू बहू ही दिख रही है। मैं डिलीवरी और जापे को लेकर काफी परेशान हूँ, क्योंकि सेकंड बेबी के टाइम भी सास ने केवल 15 दिन ही करी थी मेरी। घर वाले मेरी डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए बोल रहे हैं और जेठानी के बेटे की शादी के लिए 15 लाख का बजट बना रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैके में मेरी माँ भी नहीं है जो वहां चली जाऊं। जब आपके हस्बैंड जॉब करते हैं, ओनली अर्निंग मेंबर वो हैं, तो आपके हस्बैंड को नजर नहीं आ रहा कि उनकी बीवी को अभी हॉस्पिटल की जरूरत है, तो किस हॉस्पिटल में उसका करवाना है।
और अगर वो भी इतने कैड़े फैमिली भक्त हैं, तो जो आपको कुछ थोड़ी बहुत भी जेब खर्ची मिलती हो ये कुछ है। जब ऐसा परिवार है तो आदमी को अपने लिए फिर खुद सेविंग करनी चाहिए, जो भी उसकी जेब खर्ची मिलती हो या पति से पैसे लेके, है ना। तो शादी हो रही है, चलो नई बहू दिख रही है, वो तो नॉर्मल है। पुरानी नहीं दिख रही, वो भी नॉर्मल है। बहुत सारे लोग यही करते हैं। लेकिन बदतमीजी ये है कि आपका क्रूशल टाइम है, अब आपका कोई ध्यान नहीं रख रहा। तो गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखो ऐसा नहीं है हर जगह एक से हैं, कई जगह बहुत अच्छी फैसिलिटीज भी हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पे लग रहा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दुर्गति हो सकती है, हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं है, आपका केस बिगड़ सकता है, तो फिर आप यही करो कि अपने हस्बैंड से बात करो, अपना बजट डिलीवरी वाला सेट करो 20-30 हज़ार रुपये, और फिर उसे रखो ताकि अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में आप अपनी सर्जरी करा सको, या जो भी आपका नॉर्मल भी होएगा तो भी। रही बात आगे के करने की, अगर आपको दिख रहा है कि कोई नहीं करेगा, एक तो ये है कि 15 दिन भी अगर किसी ने कर दिया, उसके लिए भी अगर इस बार लग रही है उम्मीद, तो ठीक है, मेंटली प्रिपेयर रहो कि 15 दिन बाद मुझे खड़े होना है। कोई अच्छी मालिश वाली, है ना, कोई अच्छी खाना बनाने वाली जो हरीरा वगैरह आपको बना के दे दे। मतलब अपना इंतजाम, कहना मैं चाह रही हूँ कि खुद से करके चलो, ये सोच के कि मेरा कोई करेगा नहीं, उस टाइम शादी के लिए सब बिजी होंगे, ठीक है। और अपने हस्बैंड को इस चीज में लो कि भाई मतलब मेरा भी तो ध्यान कर लो, मैं भी तो फैमिली हूँ। तो अगर वो थोड़ा आपके समझ जाएंगे आपके पॉइंट को, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। तो स्ट्रेस मत लो, इस टाइम पे स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट अपनी प्रॉब्लम्स देखो कि ये हैं, और उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ आपका प्राइवेट हॉस्पिटल का बजट, और दूसरी ज़रूरी चीज़ कि अगर 15 दिन ये लोग कर देते हैं तो उसके बाद क्या, और 15 दिन भी अगर कोई नहीं करता तब हस्बैंड को बोलो कि अब मैं क्या करूँगी। नेक्स्ट है, दीदी आपने मेरा क्वेश्चन समझा नहीं। नंद की डेथ पहले ही हो गई थी मेरी शादी से पहले, अब केवल नंदोई और बच्चे हैं, उनके बेटे की शादी थी। उन्होंने मुझे एक दिन पहले शादी में इनवाइट किया तो मैं नहीं गई, तो क्या मैंने ठीक किया? देखो शादी की जो बात होती है ना, अगर किसी ने एक दिन पहले या खड़ी चोट पे इनवाइट करा है, इसका मतलब वो टेक्निकली राइट हो गया। अब आपके पास डिसीजन लेने की होती है, आप जाएं नहीं जाएं। तो देखो अगर बिल्कुल ही इग्नोर कर रखा है आपको, कि आपको मतलब ये सीधे मान के चले करो कि सही किया या नहीं किया, कि सेम कंडीशन आप अगर पूरी किसी तीसरे को दिखाओ या आप देख रहे हो बाहर से, उसमें आप गलत तो ही नजर आ रहे। मान लो किसी ने, ये भी तरीके होता है, एक आदमी जेन्युइनली भूल जाता है ना। अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अभी जो शादी हुई थी मेरे ससुराल में, जो घर के सामने हुई थी, जब मैं गई थी, मेरे को केवल व्हाट्सएप पे कार्ड भेजा था भाभी ने, मेरे सास ससुर को कार्ड दे दिया। अब वो उन मेरा लिखा हुआ कार्ड वो वहीं रह गया, वो यहाँ तक आ ही नहीं पाई देने। तो मैंने उनको मीठा सा उलाना दिया कि क्या बात है भैया, हमारा कार्ड वार्ड नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा सुनीता तू घर की है यार, तुम भी वैसे कहोगी है वो देखना और आना है। तो देखो मैंने दुनिया भर के पैसे भी लगाए उसमें भी, और पहुंची भी, छुट्टी भी ली, टाइम भी दिया, मतलब कुल मिला के पूरी अटेंड करी ना शादी। लेकिन कार्ड तो नहीं आया। अब मैं उसमें चीजें पढ़ी रहूं कि जी हमें तो ढंग से बुलाया नहीं, तो वो देखी जाती है कि क्या दिक्कत है, सामने वाले ने क्यों नहीं बुलाया। अब दूसरी तरफ क्या है, ऐसी भी चीजें हैं कि कार्ड देने आदमी यहाँ से वहां तक आ गया, मान लो हमारे घर तक आ गया, हमारे घर के बराबर में एक और घर है, एक जगह ऐसा हुआ कि वहां तक आए और हमारे यहाँ नहीं आके हमारा इनविटेशन दिया मेरे सास ससुर को, और कि वहां से फोन आ रहा है कि तुम लोग चले जाना। हमने पूछा कि यहाँ तक आए थे, तो बात यहाँ कार्ड की नहीं थी। लेकिन जब आप आए हो तो यहाँ गेट पे चाहे खड़े खड़े गेट खटका के आदमी कह के जाता कि हाँ सुनीता विशाल तुम्हें आना, शायद हम आ जाते, लेकिन फिर हम नहीं गए। तो ये देखना होता है कि आदमी आपकी इंसल्ट कर रहा है, और अगर आप दूसरे को बताओ तो हर आदमी फिर यही कहेगा ना कि हाँ नहीं ऐसे तो नहीं जाया जाता, ठीक है ना। ऐसे ही प्रियंका के साथ भी एक दो बार जो मेरे सामने की बात हुई है, कहीं कहीं पर खड़ी चोट पे फोन गया, पहुंच जाती है वो भी, मैं भी कि ठीक है हमें पता है क्या। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा है कि आया भी फोन पर इस तरीके से आया कि अब नहीं जा रहे, है ना। लेकिन उसमें सही और गलत की कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि आप पूरे घटनाक्रम को दोबारा से सुना के अगर किसी को बताओ या कोई सामने से देखे, उसमें आप गलत तो नहीं नजर आ रहे, तो फिर ठीक है। क्योंकि ये बड़ा वो है पीके की तरह ना, कि बर्थडे क्या अच्छा, लेकिन उसके टोन उसका हाव भाव भी देखना पड़ता है कि कैसे बोल रहा है। अच्छा सेम चीज है,
खड़ी चोट पर बुलाना, एक दिन पहले बुलाना, ये एक वो है घटना, लेकिन अब वो किस तरीके से हुई वहां मैटर करता है कि अब जाना है नहीं जाना, ये है। नेक्स्ट, मेरा हेयर टूट रहे हैं, बस हेयर फॉल नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या कर सकते हैं प्लीज बताओ। मेरा जो टूटा हुआ ना वो थोड़ी देर के बाद उठने लगता है, क्या करूं प्लीज सजेस्ट, थैंक यू। देखो, अगर बाल बीच में से टूट रहे हैं, सेम प्रॉब्लम मेरी हुई थी, तो वो इसका मतलब ये है कि जो बालों की लेंथ है ना यहाँ पर, ये प्रोटीन जो इनका है कहीं ना कहीं वो डैमेज हो गया है ना। तो आपको उस टाइम पे हेयर पैक वगैरह लगाने जरूरी है। जैसे मैं अभी तो क्योर स्किन के लगा रही हूँ प्रोडक्ट, लेकिन इस पे कंडीशनर आप जरूर लगाओ, वो मैं हमेशा लगाती हूँ। उसके बाद भी ये शुरू हुई तो कंडीशनर तो यानी कि एक लिमिट तक आके रुक गया। अब आपको इस पे हेयर पैक लगाना होगा तो आप चाहे मेहंदी में अंडा वगैरह मिला के लगा लो, भाई प्रोटीन मिल जाएगा। खाली अंडा लगा लो, या फिर दही में और चीजें मिला के कि बालों का जो टेक्सचर है उस पे हमें लेंथ पे अप्लाई करना होगा कुछ, ताकि वहां मजबूती आए, वो वहां से ब्रेक हो रहा है ये देखना पड़ेगा। तो सेम प्रॉब्लम मेरी भी है, इसीलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। तो मैं जो पैक के नाम पे, एक तो वो ट्रेसेमे का है, वो कई बार मतलब अच्छा काम करता है, वो लगा लेती हूँ। बस एक दिक्कत अब जो मेरे साथ रह गई है वो ये है कि इसमें ना पहले एक जीजा शैम्पू मैं हफ्ते में 2 बार करती थी, तो जो दूसरे शैम्पू का दिन आता था उस दिन तक भी ये सही रहते थे। अभी क्या, जिस दिन शैम्पू करो उस दिन तक तो इनमें लाइवली टच सा रहता है, लेकिन एग्जैक्ट दूसरे दिन भी ऐसा होने लगेंगे थोड़े से रफ से, और जिस दिन शैम्पू का दिन आएगा उस दिन एंड तो बिल्कुल रफ हो जाएगा। ये चीज अब मेरी बिगड़ गई है बालों की, जिसको मुझे काम करना है। तो ऊपर से तो काफी सही है ये, देखो वो चीज है। अब जो नीचे की लेंथ में कमी आ गई वो तो देखो आ गई, धीरे धीरे ट्रिम होंगे, धीरे धीरे वो कटेंगे और ऊपर के हेल्दी बाल नीचे आएंगे। बट अगर आपके बाल बीच में से टूट रहे हैं तो आपको यानी कि लेंथ पे काम करने की जरूरत है, हेयर पैक लगाने की जरूरत है। नेक्स्ट दी, मैं वर्किंग हूँ 9 to 7, बच्चा भी 4 years है जिसको ज्यादा ध्यान है ड्यू टू सम रीजन। मुझे एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, बट साथ में ही मुझे ये भी लगता है कि CS प्रोफेशनल कोर्स कर लूँ जो 2013 से छूट गई थी, बट हो नहीं पा रहा। रिग्रेट होता है थोड़ा कि पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई, हस्बैंड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है नहीं। तो क्या मुझे रिग्रेट होना चाहिए पढ़ाई का, या करंट फेस की चीज़ ही संभाल लूँ? देखो, ये जो पढ़ाई आपने बीच में छोड़ी ना, CS प्रोफेशनली इतना अच्छा कोर्स है, तो एक नाम के आगे भी लिखा होता है कि हाँ हमने डिग्री करी है। अगर किसी तरीके से पूरी कर सकती हो तो इस डिग्री को पूरा कर लो। पता नहीं क्यों मुझे पढ़ के ही लग रहा है, बीच में अधूरा छोड़ देना वो एक आपको बुढ़ापे तक कसक देता रहेगा। थोड़ा सा एफर्ट डाल के उसको कंप्लीट कर लो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। भले उस डिग्री का फिर आगे यूज करना या नहीं करना, बीच में मत छोड़ो, ठीक है। तो जैसे भी बने व्यवस्था, वो जब आप सोचोगे कि करना है तो बन जाएगी कुछ ना कुछ, उसको पूरा कर लो मेरे हिसाब से। दी, जब हस्बैंड लड़ाई करने के लिए कोई ना कोई बहाने ढूंढे तो क्या करना चाहिए, कैसे अवॉइड करें? वैसे बहुत अच्छे हैं बट कभी कभी बिना बात के भी लड़ाई करने लगते हैं, और ऐसे में वहां से उठ के चले जाना या फोन डिस्कनेक्ट कर देना मेरे घर में बिल्कुल वर्क नहीं करता। ऐसे में क्या किया जाए? तो फिर सीधे है कि अपने अंदर एक होती है ना टैलेंट की, आप सामने से बोल रहे हो लेकिन हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, वो वाली स्किल को अपने अंदर थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाओ कि ठीक है, अंदर मन में काउंटिंग कर सकते हो, कोई मंत्र पाठ कर सकते हो। अगर सामने से बंदा चिल्ला रहा है, बकवास कर रहा है, भैं 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 कर रहा है, हम वहां से उठ के नहीं जा सकते। वैसे तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्यों नहीं जा सकते। चलो नहीं जा सकते, हो सकता है उसकी इसमें भी ईगो हर्ट हो जाए। अगर हम वहां से नहीं जा सकते और हमें वहां बैठना और उसकी सुननी है, तो आपने देखा होगा बिग बॉस में तानिया मित्तल, वो बहुत करती थी। जब उसे लगता था ना कि उसकी लंका लगने वाली है, या उसको कोई बुरा भला कहेगा, हो सकता है गालियां भी दे दे, तो वो मन में राम 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 का जाप करना शुरू कर देती थी प्रॉपर। मन में क्या मतलब होठ भी चलते थे उसके। तो आपको क्या लगता है, उसको उस टाइम पर कुछ भी सुनाई आता होगा? सुनाई तो आता होगा, लेकिन कुछ भी उसके ऊपर असर करेगा? क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि ये चीज आने वाली है मेरे ऊपर, है ना। तो ये चीज मैंने फिर सीखी। मैं कहती हूँ ना, बहुत सारी चीजें मैंने बिग बॉस से सीखी। तो अगर आपको कोई सी अप्रिय स्थिति में आप फंस गए और उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो आप भी अपने मन में किसी चीज का जाप कर लो और बैठे रहो वहीं, निकालने दो सामने वाले को अपनी भड़ास जो निकाल रहा है। बट हाँ, इसमें ध्यान रखो कि हाथ उठने तक की नौबत कभी मत आने देना।
नेक्स्ट, हेलो दी, मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड रोज ड्रिंक करते हैं, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी और 2 बेटियों की जिम्मेदारी काफी अच्छे से निभा रहे हैं। देखो, अगर कोई जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा है तो फिर आपको उसे प्यार से बस समझा देना है, बार 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 बार, कि ज्यादा ना पिए, कम कर दें, और जब ज्यादा से कम पे आएंगे तो किसी दिन हो सकता है छोड़ भी दें, है ना। और दूसरी चीज वही है कि जिस दिन पिए उस दिन का आपका व्यवहार जैसा है उससे लाख गुना अच्छा होना चाहिए जिस दिन वो नहीं पीते। ये भी बहुत काम करती है ट्रिक, तो उनको खुद ये चीज हिट करेगी कि अगर मैं ड्रिंक करना छोड़ दूं तो मेरा और मेरी पत्नी का रिलेशन कितना अच्छा है। नेक्स्ट, सैलरी ना बताने के बहाने बताइए जब कोई जबरदस्ती पूछे तो। मतलब जबरदस्ती कितनी पूछेगा, मैं तो सीधे मना कर देती हूँ, मैं नहीं बता रही यार, ये सब कुछ थोड़ी बता दूंगी। मेरे से भी जब पूछता है कोई लाइव में ऐसे, तो मैं तो सीधे ये कह देती हूँ, मैंने कहा सब कुछ थोड़ी बता दूंगी, मैं तो नहीं बता रही। उसमें वो कुछ भी नहीं कहते, बाद में भले कहते हो तेज है कुछ है, वो कहते ही हैं, वो तो क्या ही कहना उसका। सुनीता बहुत तेज है, ये तो मेरे लिए पीछे मतलब जो लाइव मिलने वाले हैं ना, वो टैग लाइन है, सुनीता बहुत तेज है, और मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तेज हूं ना, सीधी थोड़ी हूँ। अगर कोई मेरे को पिन मारेगा, अब मैं आपको इतने बता रही हूँ कि ये कर दो ये कर दो, तो ऑब्वियस सी बात है कोई मेरे खुद पिन मारेगा तो मैं उसको कैसे ही जाने दूंगी, ऐसे ही, सीधी सी बात है। जब तक कोई मेरा नुकसान नहीं कर रहा, ठीक है, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है वहां तक भी ठीक है। कोई अटका हुआ है, प्रॉब्लम का हल पूछ रहा है, जितनी समझ आएगी उसकी प्रॉब्लम, जो समझ में आएगा बेटर सोल्यूशन दे दूंगी। लेकिन अगर कोई आके मेरे को ही परेशान करने की कोशिश करेगा तो मैं कैसे चुप रहूंगी, कैसे छोड़ूंगी। अब जब वहां से पलटवार मिलता है तो फिर ये होता है कि सुनीता बहुत तेज है, तो भाई हाँ, हम प्राउडली तेज है, बात ये आती है। तो इतना ना ये मत सोचे करो। पता है हमारे साथ चक्कर क्या है, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, उसको बुरा ना लग जाए सामने वाले को, बस। आप सोच के देखना, 10 में से 8 प्रॉब्लम खत्म हो जाती हैं जब हम ये सोचना छोड़ देते हैं कि सबसे पहले मुझे बुरा ना लग जाए। अगर उसके लिए दूसरे को बुरा लग रहा है, मतलब चॉइस करनी पड़ेगी कि उसको बुरा लगा या मुझे, उसका नुकसान होना है या मुझे, तो सामान्य से प्रवृत्ति है, आदमी पहले अपने आप को बचाएगा। तो ये जो कुछ क्वेश्चन होते हैं ना चुभते हुए या फिर पोक करने वाले, या कुछ ऐसा जो हम नहीं पब्लिकली शेयर करना चाहते फिर भी पूछे जा रहे हैं, तो वो ये है कि अगर नहीं बताया इन्हें बुरा लग जाएगा, और अगर बता दिया तो हमें बुरा लग रहा, हमें नहीं करना। ये नहीं कि उससे क्या ही नुकसान हो जाएगा, हमारा अपना डिसीजन है, हमें ये चीजें हमें शेयर नहीं करनी। अब कल को, आज तो कोई सैलरी की पूछ रहा है, कल को कोई बेडरूम सीक्रेट पूछने लगे, बच्चों की सीक्रेट पूछने लगे, तो हम मना नहीं करेंगे क्या? सीधे यही कहेंगे ना भाई, हमें नहीं करना शेयर, बात खत्म। ना उसमें हम उसका अपमान कर रहे, ना कुछ और कर रहे। अब उसमें भी अगर उसे अपना अपमान लग रहा है या बुरा मान रहा तो मानता रहे, फिर क्या करें हम। तो इसमें बहाने ढूंढने की बजाय स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाओ कि मुझे नहीं शेयर करना, बात खत्म। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं एक हाउस वाइफ हूँ बट मेरे पास 2 आवर फ्री होते हैं, उस टाइम में कुछ वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हूँ, प्लीज सजेस्ट करना, क्या मीशो एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न कर सकते हैं क्या, और कोई रिस्क तो नहीं होता? मैंने कभी वर्क फ्रॉम होम ट्राई नहीं किया बट आई वांट टू डू, प्लीज सजेस्ट। मीशो एफिलिएट मार्केटिंग वाला जैसे पूजा का शुरू हो गया, जब मैंने पहली बार उसकी ऐप देखी थी तो ऐसा है, ये लोग ऑर्डर बहुत करते हैं। मेरे भांजे की बहुएं जो है, दीदी भी हमेशा बताती रहती थी कि इतने पैकेट इनके आते हैं, कोई दिन छूटता होगा जिस दिन पैकेट नहीं आता, तो मैं यही कहती हूँ कि गुड़िया भी तो शो करती है, मतलब मेरा निकनेम घर का पहले, शादी से पहले गुड़िया कहते थे, दीदी अभी भी गुड़िया ही कहती है। तो कि गुड़िया भी तो करती है, वो तुम भी ऐसी कर लिया करो, कुछ पैसे आएंगे, अगर आ सकते होंगे उससे पूछ लो कैसे कैसे काम होता है। तो जब मैं गई थी मैंने देखा था ना, तो उसका मीशो क्रिएटर क्लब दिखाई देता होगा, अगर आप भी खूब शॉपिंग करते हो तो आपके ऐप में भी मीशो क्रिएटर क्लब शो करता होगा। आप वहां से एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर सकते हो, इस पे वीडियो भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, वहां पर भी आपको सारा ऐप में भी मिल जाएगा, और कोई रिस्क नहीं है। थोड़े ही आएंगे लेकिन आ जाएंगे पैसे, आराम से करो। हाय मैम, शादी में ससुराल वालों को मेरे घर वालों ने 8 लाख कैश दिए थे, सगाई का फंक्शन हमने किया था, उसमें इनके पूरे कुटुंब को कपड़े किए, कभी भागवत में, अभी चाचा ससुर चाची सास सबको किया, शादी के फंक्शन उन्होंने किया था। मेरी सास बोलती हैं कि हमने शादी में 23-24 लाख खर्च किए जबकि इतने नहीं हुए। गार्डन 2-3 लाख का, ज्वेलरी 5 लाख की, वो भी
खुद रख के बैठी हैं और बोलती हैं तुम्हारे अकेले की नहीं है, मेरी भी है। हस्बैंड ने उस टाइम कार खरीदी थी 10 लाख की, उसका लोन हम भरते हैं, बट कार भी उन्हीं के पास रखी है 4 साल से। अब जब भी कहीं मेरी ननद की शादी की बात आती है तो मेरी सास हर जगह यही बोलती है कि हमने कुछ नहीं लिया, सिर्फ थोड़े से बर्तन ही आए थे इनके यहाँ से, ये इसलिए बोलती है ताकि उन्हें ना देना पड़े। 2-3 जगह ऐसा बोल चुकी हैं, 2-3 जगह से उनकी शादी की बात भी बिगड़ी है, क्योंकि इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है। मुझे बुरा लगता है कि इतना कुछ देने के बाद भी ये बोलते हैं कि कुछ नहीं दिया। हस्बैंड अच्छे हैं बट उनके सामने कुछ बोलते नहीं हैं। हस्बैंड कार लोन प्लॉट लोन भरते हैं, हम दूसरी सिटी में रहते हैं तो यहाँ का सारा खर्च वही देखते हैं, और ससुराल के जो भी ऑनलाइन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, टीवी एक्सेट्रा सब भी वही भरते हैं। किसी को पापा जी मम्मी जी को मोबाइल वगैरह दिलाना भी, सैलरी अच्छी है 15 लाख पर एनम है, सेविंग भी घर के बिजनेस में दे देते हैं। 5-7 लाख दिए हुए हैं, वो तो मिल जाएंगे जब घर बनेगा, लेकिन सास बोलती है तुम्हारे पैसे कहाँ जाते हैं। हस्बैंड ने 1-2 बार बोल दिया लोन्स वगैरह है। कुल मिला के यहाँ आपके हस्बैंड को स्टैंड लेने की जरूरत है, या फिर वो बिल्कुल नहीं ले रहे तो जब कहीं जहाँ कहीं मौका मिले अपनी चीजें टिप्स पर रखो। जो खर्चे हस्बैंड आपके करते हैं उनको लिखना शुरू करो। अगर वो हिसाब नहीं रख रहे जो आप मुझे यहाँ पे बता रही हो, एक अंदाजा आपको होगा, आप लिखना शुरू करो। और उसके बाद जो ये वाली बात है ना कि आपका लिया हुआ भी मना कर दिया, देखो अगर तो वो पैसे बचाने के लिए कर रही हैं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचोगे, नंद की शादी में अगर पैसा देना पड़ेगा वो भी आपके हस्बैंड ही कर रहे होंगे, वहां तो आपका बच रहा है। लेकिन अगर आपको कहीं पर्सनली ये लगे ना कि बात हो रही है, आपके सामने हो रही है या आप अकेले हो तब हो रही है, तो आराम से बताओ कि भैया हमने ये करा है, ये सब मेरे हस्बैंड को मेरे पिताजी ने दिया है, या इसकी किस्त हम भरते हैं, या बस इतनी ज्वेलरी तो है। तो जैसे वो झूठ बोल रही हैं आप सच बोलते रहो जगह जगह, तो आपका सच चलेगा, उनका झूठ नहीं चलेगा। इन मुद्दों में जो बहू कहती है वो माना जाता है। कहने वाले कुछ भी कह देते हैं, हमने इतने की शादी करी, ये करा वो करा, ऐसे होता नहीं। तो अगर आपको अपना पॉइंट क्लियर करना है ना जहाँ पे और जब भी जिसके सामने भी लगे मौका है, बात हो रही है उस तरीके की, ये नहीं कि हर एक को पकड़ पकड़ के बताओ, जब भी ये टॉपिक चले तो आप अपना पॉइंट जरूर रखो, ठीक है। और ये जो रैंडम खर्चे होते हैं ना, ये गिनती में नहीं आते, इनको लिखना शुरू करो ताकि एग्जैक्टली पता लगे कि इतना कमाने के बाद भी ये होता है। सारा चिटर पुटर खर्चा करते करते हमारे पास कुछ बच नहीं रहा, और जिनका हम खर्चा उठा रहे हैं ना वो तड़क से जवाब दे देते हैं कि तुम्हारे पैसे जा कहाँ रहे हैं, तुम कर क्या रहे हो। वो लिखना जरूरी होता है, या फिर याद रखो कि कहाँ जा रहे हैं पैसे, कितना 1000 रुपये महीने का हम खर्चा डेली का यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ, अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ। लव मैरिज होने के कारण ससुराल वाले बहुत टॉक्सिक थे, पर उनका बताऊंगी तो खुद का मूड खराब हो जाएगा, उन सबसे ऊपर आ गई हूँ। 10 साल से हस्बैंड जॉबलेस होने के कारण गांव में रहते थे, खेती संभालते थे, मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जॉब करती हूँ। मेरे हस्बैंड का स्वभाव बहुत शांत है, जल्दी से फ्रेंडली नहीं होते, उनके कारण सब कुछ सह गई। सब सैलरी भी ससुराल और उनके ऊपर खर्च होती थी, लोन भी ले डाली। अब 5 साल से हस्बैंड साथ में रहते हैं, जब जॉब लग गई है तो गांव हर वीकेंड में आना जाना लग रहा है शुरू से, तो कभी मैंने ध्यान नहीं दिया। अचानक हस्बैंड के धोखे का पता चला, मैं बहुत टूट गई। इतने साल इन लोगों के ऊपर पैसे और समय बर्बाद किया, खुद की केयर भी नहीं करी, सुधारते हुए नहीं दिख रहे तो तलाक का नोटिस थमा दिया, पर दोनों फैमिली ने सुलह करा दी। 1 ईयर से सब नॉर्मल है, पर अब जो आंखों से पर्दा हटा है, खुद को बहुत मूर्ख समझ रही हूँ। इतने साल से बेबी भी नहीं हुआ, हस्बैंड भी ध्यान नहीं देते थे, अब फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करा रहे हैं। एज 37 हो गई, पर अब सब बिखरा हुआ सा लगता है, दिमाग में शक बैठ गया है। देखो, हुआ तो बुरा ही, लेकिन अगर रीस्टार्ट हो गया है, अब हस्बैंड ठीक चल रहे हैं, आपके साथ रह रहे हैं, उनकी भी जॉब लग गई है, अब इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया है, तो देखो जो हो गया उसको मेरे हिसाब से अब छोड़ दो, वो पास्ट था, उसको जितना सोचोगे आपको दुख होएगा। फिर से एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ फिलहाल अपनी आगे की लाइफ प्लान करो। जितना रिस्क लेना था आप ले चुकी, जितने आपको मूर्ख बनना था आप बन चुकी, अब आगे अच्छा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट दी, मेरी फ्रेंड के ऊपर स्कूल का चार्ज आ गया था, वो स्कूल में मेरे ऊपर बहुत कमेंट पास करती है, मैं अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करती हूँ क्योंकि मुझे स्कूल का माहौल खराब नहीं करना। मेरे हबी भी नहीं है, एक बेटा है बाहर पढ़ रहा है, अकेले ही स्ट्रगल कर रही हूँ, कोई भी नहीं है, ना मायका और ना ही ससुराल। बस तो भैया जब उस पर काम बढ़ा है वो टोंट कर रही है, कान दबा के अपनी नौकरी करते रहो।
अगर कभी स्कूल बदलने का ऑप्शन आए तो ट्राई करना, नहीं तो माहौल सही कह रही हो, अगर बोलोगी और ख़राब होएगा। नहीं बोल के चुपचाप पहले वाली बात दबाने की नहीं, ये सोच के अपनी नौकरी करती रहो। अपने आप को बिजी रखो बच्चों के साथ, काम में। फॉर्मल रिलेशन हाँ हूँ, सीधे गए अपना काम करके वापस आए। हाय दी, मेरी मम्मी सिंगल वर्किंग मॉम रही हैं, हम 2 भाई बहन हैं, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल से हमें पाला, अब हम अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड हैं। मम्मी का रिटायरमेंट है 30 मई को, प्लीज़ हेल्प कर बता दीजिए कि उन्हें मुझे क्या गिफ्ट देना चाहिए, समझ नहीं आ रहा। गिफ्ट में अब देखो 30, जब वो रिटायरमेंट पे आते हैं तो एक आदमी का वो होता है कि उसका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। या तो कोई ऐसी चीज़ जो आपकी मम्मी बहुत लंबे टाइम से चाहती हो लेकिन उन्होंने छोड़ दी कि चल छोड़ अब क्या करूँगी, कुछ इस तरीके का प्लान कर सकते हो। या फिर 4 धाम यात्रा की उनकी बुकिंग, इस तरीके की कोई चीज़, कपड़ों के शौकीन हो तो कोई कपड़े, है ना। जो भी छोटी मोटी, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो वो जॉब की वजह से या जिम्मेदारियों के चलते मिस कर गई, किसी उनकी हॉबी कोई छूट गई है, उस क्लास में उनका रजिस्ट्रेशन, इस तरीके की चीज़ें आप उनके साथ कर सकते हो। या फिर पूरी फैमिली एक हॉलीडे प्लान कर सकते हो, आप साथ चले जाओ उन्हें लेके घूमने। ऐसा बहुत सारे मतलब आइडिया हैं। नेक्स्ट, दीदी क्या रिश्ता होना मतलब सगाई होना भी प्रारब्ध होता है क्या? बार बार प्रयास से भी कई बात नहीं बनती, बहुत तनाव रहता है इस बात का। जी, प्रारब्ध तो देखो छोटी से छोटी चीज है। आप घर से निकले, आपको कौन मिला, आप सवारी ढूंढ रहे हो, आपको कौन सी सवारी मिली, आप कौन से रास्ते से गए, मौसम कैसा रहा, क्या परिस्थितियां बनी, हर जगह हर दिन हर चीज बदल रही है, और आपके हिस्से में क्या आया वो प्रारब्ध है। तो सगाई बहुत बड़ी चीज है, वो भी प्रारब्ध है, उनसे आपका रिश्ता जोड़ना लिखा था, थोड़े दिन के लिए या परमानेंट वो बाद की बात है। नेक्स्ट, सुनीता जी आपके सारे वीडियोस देखती हूँ, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम, शब्दों में बोल नहीं सकती, पर आपकी वीडियो देख के 1 ईयर हो गया, मैंने स्कूल ज्वाइन किया है, बच्चे कोचिंग भी आते हैं, पैसे की कोई नीड नहीं थी, हस्बैंड की अच्छी जॉब है, पटवारी हैं वो, पर बहुत टॉक्सिक हैं। आप बोलती हैं बीच का रास्ता निकालो, मैंने वही किया, अच्छा लगता है, पति के कलेश से कुछ टाइम के लिए तो बची। मेरी शादी को 23 साल हो गए, बेटा 22 का है, बाहर रहता है, अब अच्छा लगता है, स्कूल जाती हूँ। थैंक यू सुनीता जी, ऐसे ही वीडियो बनाते रहिए, बहुत लोगों की हेल्प कर रही हो। कमेंट बड़ा हो गया, सॉरी, अच्छा लगा मुझे आपकी बात सुन के। ऐसी सक्सेस स्टोरीज पढ़ के बस मन शांत हो जाता है कि मैं आज जो कर रही हूँ वो वर्थ है। नेक्स्ट दी, मैंने पहले भी शेयर किया था, सास के बिहेवियर से परेशान हूँ, वो अब आपकी हेल्प से खुद को संभाल रही हूँ। अब मैं अपने लिए कुछ करने को करता है मन, तो ग्रेजुएशन की है, पर हस्बैंड ने जॉब करने नहीं दी, माँ की सेवा करने को, अपना मन लगाने को और कुछ पैसे कमाने को। क्या करूँ? हुनर बस इतना है कि भजन गा लेती हूँ, पर बजाना नहीं आता। क्या कोई काम करूँ? यूट्यूब पर बताना, एडिट नहीं आता। देखो, नहीं आता नहीं आता वाली चीज़ें जितनी भी हैं उनको लिख लो। आपको जो करना है ना, आपका ड्रीम क्या है, आप क्या कर सकती हो, वो नहीं, आपको करना क्या है वो लिख लो। मान लो आपको भजन गाना है, अगर आप भजन सच में अच्छे गाती हो तो कह रहे हो एक साउंड मिल जाएगी ढोलक की तो बजाना, इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट कि आप भजन ना सुना सको, है ना। ढोलक की आप यूट्यूब पर ही सर्च करना, कह रहे हो एक साउंड मिल जाएगी जो बैकग्राउंड में ढोलक बजाती रहेगी एंड आप गा सकते हो। तो अगर आपके भजन इनोवेटिव, गाने में प्रैक्टिकल, सुनने में अच्छे ऐसे हैं तो बनाओ अपना यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल हर चीज़ का है, और हर फील्ड में कोई ना कोई बहुत अच्छे चैनल, मतलब उस पर ग्रोथ भी है, बढ़ भी रहे हैं। तो देखने वाले, मुझे ये समझ में आया कि हर चीज़ को है, बस आपके वीडियो में, आपके कंटेंट में वो बात होनी चाहिए कि जो देखे उसे अच्छा लगे, है ना। तो अगर बनाना है बनाओ, और उसमें एडिट करने में ज़्यादा कुछ होएगा भी नहीं, क्योंकि आप बैठोगे भजन गाओगे, रिकॉर्ड हो गया, उसमें कुछ खास एडिट करना नहीं है, बस जो स्टार्टिंग के पॉइंट है कि आप बैठ रहे हो, सेट हो रहे हो, सिर्फ वो कट करना है। एक दिन लगाओगे एडिटिंग ऐप में, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। मुद्दा कंटेंट का है, मुद्दा एडिटिंग का नहीं है। एडिटिंग आ जाती है, थोड़ा सा भी फोन जितना हम चलाते हैं ना उसमें ही थोड़ा सा और सिर मारना बस। नेक्स्ट, दी मेरा कमेंट बड़ा होने वाला है, सॉरी, मेरे मम्मी पापा जब भी हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उनके छोटी बहू के हाथ का खाना नहीं खाते। मैं उनकी लड़की हूँ, हॉस्पिटल में चक्कर काटना, टिफिन ले जाना, मेरे घर का थोड़ा बहुत देखना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है।
कहने के लिए बहुत कुछ है, बस अभी इतना ही सही। मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अपने में देखो भैया, ये है मम्मी पापा को जब हॉस्पिटलाइज होते हैं, छोटे बहू का हाथ का खाना नहीं खाना, और जब हॉस्पिटलाइज नहीं होते, जब किसके हाथ का खाना खा रहे होते हैं वो। यही लॉजिक समझाओ उन्हें। और अगर तो वो खुद बनाते हैं उस टाइम हॉस्पिटलाइज से पहले, तो ये है कि जब आपका ऐसा दिन चले ना, थोड़ा सा अपने घर को सर्वाइवल मोड पे डाल लो, है ना। लेकिन ये बात आप उनसे कह सकते हो, और अगर छोटी बहू जो है वो जेन्युइन है, करने के लिए तैयार है कुछ, तो फिर आप अपने माता पिता को सीधे कह भी सकते हो कि भैया मेरा भी घर गृहस्थी है, मुझे अपने सास ससुर का भी तो करना ही होगा, मैं 2 जगह का बहुत मुश्किल हो जाता है, एक टाइम मैं ले आऊंगी, एक टाइम भाभी के हाथ का खा लूँ। दोनों तीनों ऑप्शन है, ट्राई करके देखो। नेक्स्ट, हेलो दी, मैंने 4-5 बार कमेंट किया है अलग अलग एपिसोड में, बट आपने एक बार भी मैसेज रीड नहीं किया। अब मैं कमेंट नहीं करूंगी, बट आपका एपिसोड देखती रहूंगी। देखो बहन, जिनके भी मैं पढ़ रही हूँ, ये सब भी तो कमेंट ही हैं, और मैं किसी का यूजर आईडी भी नहीं पढ़ रही कि कौन भेज रहा है कौन नहीं भेज रहा। तो अगर ऐसा हुआ है तो प्योरली अनइंटेंशनली हुआ है। लेकिन आपकी समझदारी की मैं वो कहूंगी कि आपका इतना मतलब अच्छा वो तो है अप्रोच की, ठीक है कमेंट मेरा नहीं पढ़ा जा रहा, लेकिन मैं एपिसोड देखते रहूंगी। वरना ज्यादातर लोग ये होता है कि अगर लिव लाइफ इजी पे उन्हें एक बात छोटी सी मेरी कुछ पसंद नहीं आई ना, अब मैं अब अनसब्सक्राइब कर दूंगी, अब मैं कभी देखूंगी ही नहीं ये वो। तो मैं भी कह देती हूँ कि ठीक है ब्लॉक और कर देना चैनल, ताकि आपके पेज पे आए ना, है ना। तो आपकी मुझे अप्रोच बहुत अच्छी लगी, और दिल से सॉरी अगर आपका कमेंट छूटा है, तो पता नहीं कैसे छूटा है, ठीक है, क्योंकि इंटेंशनली तो मैं किसी का भी छोड़ नहीं रही। नेक्स्ट दी, मैंने पहले भी कमेंट किया था कि मेरे ससुर ने शराब पीकर घर से निकलने को बोला, या बट मेरे हस्बैंड को पता है, बाद में उन्होंने हमें अलग किया, खुद की तरफ के रूम में ताला लगाया। अब जब वहां धूल मिलती हो गई, मिट्टी हो गई, तो मेरे हस्बैंड को सास मैसेज में बोलती है वहां साफ सफाई कर। हस्बैंड कहते हैं कोई बात नहीं, माँ बाप है, पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरे मानना है जब वो खुद अलग गए थे, तो अब मतलब पढ़ने पर क्यों कह रहे हैं, और हस्बैंड को भी दिमाग ही नहीं इतना, मेरे इस बात पर बहुत लड़ाई होती है, मेरा बहुत सिर दर्द होता है, मैं क्या करूं। जहां मैं गलत नहीं हूं वहां मैं बिल्कुल नहीं झुक सकती, और वही आगे से मेरे अंदर लगती रहती है, प्लीज बताएं। आपका कहना बिल्कुल सही है, वैसे तो अपनी चीज पे वैसे अड़ सकती हो, क्योंकि है ही नहीं पॉइंट उनकी बातों में। अब ये दयालुता, सारी दयालुता हमारे ही हिस्से में क्यों आ रही है। जब वो ऐंठ में टैठते तो उनका क्या हुआ, है ना। ये तब भी तो सोचना चाहिए था, ताला लगाने से पहले कि इसकी सफाई कौन करेगा। नहीं तो 100 रुपए दो, मजदूर बुलाओ, 150 रुपए दो, करवा लो सफाई। वो इतना पहले का गंदा हुआ हुआ, एक्स्ट्रा मेहनत भी करो, गुण एहसान कुछ है नहीं। तो आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, तो आप मना कर सकती हो कि हैं माँ बाप ठीक है, बाहर से पैसे दे के मंगवा लो, हस्बैंड को ही बोल दो कि पैसे दे के मजदूर मंगवा लो, उससे करवा दो, मेरे बस की नहीं है इतना गंदा साफ करना। नेक्स्ट, मैम समर वेकेशन में घर के काम के बाद दिन को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं, प्लीज हेल्प। ये अभी पीछे लिव लाइफ इजी वाले व्लॉग में बात हुई थी। अपना ड्रीम टाइम टेबल अपना और बच्चों का बना लो, आपस में सलाह करके, उनका क्या ड्रीम है आपका क्या ड्रीम है, बीच में प्रैक्टिकल बनाओ। बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनने के चक्कर में ये ना हो कि छुट्टियां छुट्टियां जैसी फील ना हो। नींद में 1-1.5 घंटा फालतू लोगे, इट्स ओके, है ना। और एक साथ कि मैं हेल्थ भी सुधार लूंगी, मैं ये भी कर लूंगी, मैं स्किन केयर भी कर लूंगी, मैं एक ना एक स्किल भी सीख लूंगी, सब कुछ करने के चक्कर में एक भी ना हो, और या फिर करने के बाद भी फ्रस्ट्रेशन रहेगी मैंने करा नहीं, उस चक्कर में ही मत पड़ना। तो प्रैक्टिकली देखो, मे बी 10-10 दिन का बना लो, और 10 दिन के लिए एक ही टास्क रखो, कोई एक नई चीज जो भी सीखनी है, कुछ और है, अगर लगे कि वो सही जा रही है तो आगे का बना लो। बहुत ज्यादा मतलब एम्बिशियस होने के बजाय प्रैक्टिकल होके अपने दिन को प्लान करो, प्रॉपर लिख के करो, अपने आप प्रोडक्टिव हो जाएगा आपका दिन। नेक्स्ट, आप बहुत समझदार हो, तारीफ के लिए शब्द नहीं मिल रहे, थैंक यू। मैम जो बताया था मैंने कि ऑफिस में लड़का पसंद आया था, वो पोस्टल असिस्टेंट है मेरे सीनियर, उनको मैं पसंद आई थी जबकि मैं तब एमटीएस थी। उन्होंने लगे 1-1.5 साल मन में रखा, मुझे ऑब्जर्व किया, मेरी डिटेल निकलवाई, देन अप्रोच किया। मैंने कभी किसी को ऐसी नजर से देखा तक नहीं, उनको मैंने सब बताया था, घर की सिचुएशन, स्टिल ही स्टेयर्ड इन एवरी कंडीशन। प्रॉब्लम वाज इंटरकास्ट, आई एम जाट, ही इज ब्राह्मण। पापा को पहले इंटरकास्ट से दिक्कत नहीं थी, तभी मैंने
सर को हाँ कहा था और सर ने भी डायरेक्ट शादी का ही बोला था। जब मैंने बताया पापा को तो बोले मैंने सिर्फ फ्रीडम दे रखी है, लेकिन तू मैं भाई बहन यूज नहीं कर सकते, उस फ्रीडम का लोग क्या कहेंगे। लाइक वीटो पावर, हम बहुत बहू दूसरी कास्ट की ला सकते हैं, लड़की नहीं दे सकते। दैट बॉय इज स्टिल वेटिंग। पापा की ऐसी हालत है, रूम में लॉक लगाना पड़ता है, इतनी पीते हैं। भाई छोटा है, कंडीशन इज लाइक पहले उसकी शादी करनी है ताकि घर में कोई फीमेल आ जाए जो उनको संभाल ले। मैम शुड आई बिकम रिजिड फॉर दैट पर्सन और लेट हिम गो एंड लेट माई फादर डिसाइड माई फ्यूचर। बहुत अकेला फील करती हूँ जब मम्मी ना हो और ना कोई सुनने वाला। आपको सुनती हूँ तो लगता है मम्मी समझा रही है। 11 साल से अर्निंग कर रही हूँ, 11 साल से ही अर्निंग कर रही हूँ, 12th फिजिक्स पढ़ाई, 7 साल से गवर्नमेंट जॉब में हूँ, प्लीज गाइड कीजिएगा। देखो, एक तो अपने भाई से बात करो पहले। अगर ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के घर में कोई फीमेल आ जाए तो यही एक पॉइंट पे आप उनको रोक लो जो आपके सर हैं कि ये दिक्कत है मेरे भाई की शादी, और उसका भी एक लिमिट लेके चलो कि साल भर 1.5 साल रुकते हैं, उसकी शादी हो जाए देन। अगर यहाँ तक भी नहीं हुए ना, 1-1.5 साल और भी निकल गया और ना तो आपकी भाभी आ रही है घर में दूसरी कास्ट की या सेम कास्ट की, फिर उन्हें मत रोकना। फिर भैया पहले अपना देख लो, क्योंकि जिस कंडीशन में आपके पिताजी हैं, कल को वो निकल लिए है ना अपनी जिद और अपना हिटलर पना लेके, पता लगा इधर से ये अच्छा रिश्ता भी चला गया, फिर आप रह जाओगे। और एज मैटर्स। ऐसा नहीं है कि जो प्रपोजल आपके पास अब आ रहे हैं वो आते ही रहेंगे, तो उन्हें जाने तो मत दो, उन्हें रोक के रखो। हाँ करो, अगर आप इतने रिजिड नहीं हो सकते कि अभी सब कुछ छोड़ के उनके साथ शादी पहले अपना देख लो, अगर थोड़ा बहुत फैमिली का देखना भी चाह रहे हो, मैक्सिमम 1 से 1.5 साल उनको बोलो कि भाई इसकी शादी हो। फिर युद्ध स्तर पर अपने भाई से बात करके उसका रिश्ता ढूंढना शुरू करो, लाओ बहू घर में, एंड देन अपनी शादी करो। फिर पापा माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक। बस अपने भाइयों को कॉन्फिडेंस में रखो। नेक्स्ट मैम, मेरे घर मेरी ननद और उसके बच्चे आए हैं, सास ससुर है, सारा टाइम खाना बनाने में चाय पानी में चला जाता है, वो सिर्फ नहाते धोते रहते हैं, टाइम पे खाते भी नहीं। कैसे मैनेज करूँ समझ नहीं आ रहा, और मेरी चुगली करते रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, प्लीज कुछ सजेस्ट करें। देखो, ये छुट्टियों में सब रिश्तेदार आते तो हैं, लेकिन अगर बॉन्डिंग हो तो वही रिश्तेदार बढ़िया लगते हैं। छुट्टियां सुकून से और फन से भरी हुई निकलती हैं। अब ऐसे पनौतियां आके बैठ जाएं तो वही बेकार हो जाता है। तो एक तो तरीका ये होता है, ऐसे जगह मैंने कई जगह देखा सोल्यूशन की, नंद इधर आई और भाभी अपने मैके चली गई, वो वहां बना खा रही है अपने पीहर में, ये यहाँ बना खा रही है, सब मतलब लड़कियां अपने अपने पीहर चली गई जिनके पास ऑप्शन है, ना रहेंगे ना लड़ेंगे, है ना। हमारे से बिना उन्हें भी अपने माँ बाप के साथ टाइम मिल जाएगा, हमें अपने माँ बाप के साथ टाइम मिल जाएगा, ऐसे भी करती है। लेकिन अब ये जो है ना कि रूटीन, इसमें आप ये कर सकते हो कि भैया खाना गरम गरम नहीं बनाऊंगी, जो आपका रूटीन है आप उसे फॉलो करो। आपका यहाँ नाश्ता 9 बजे बनता है, आप 9 बजे नाश्ता बना बनू के खाओ, उनसे पूछ लो क्या खाना है और बना के रख दो। गरम खाने का चक्कर मत करो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आदमी 9 से 10 कर लेगा, लेकिन 9 से कोई 12 नहीं होता। आपको बार बार भी बोले तो भी कि भाई ऐसे नहीं होने का मेरे से। बस सुबह बना के रखो, ये नहीं कि हम इसके घर आए इसने कुछ बनाया नहीं, लेकिन सुबह बना दो, जो आपका रूटीन है उसे फॉलो करो, जब वो डिस्टर्ब नहीं होगा, आप इरिटेट नहीं होगे। अब उन्हें 12 बजे नहाना हो, 1 बजे नहाना हो, रखा है खा लो, नहला तो आप रही नहीं उन्हें, खाने का ही काम है तो खाना अपने टाइम पे बना के रख दो, जब जो खाएगा तभी बना के दूंगी, उस चक्कर में पड़ो मत। नेक्स्ट मैम, कंपैरिजन करने से दुख होता है, पर जब सबको वो करते देखते हैं जो हम करना चाहते हैं तो क्या कह के खुद को समझाएं। मेरे लिए है ना ऐसी चीज ड्राइविंग, लेकिन अभी पता है इसमें लेवल आई बीजी पे 2-3 मतलब इतने में जनगणना की ड्यूटी वैसे ही स्ट्रेस में थी, जैसे तैसे वीडियो डाल भी दी, उस पर भी कोई 2 आए नमूने, खुद को मतलब चाहे अपनी लाइफ में पता नहीं क्या कर रहे होंगे क्या नहीं, पर यहाँ के कमेंट में बकना है, बक गए चले गए। शायद लिख के याद भी रहा होगा या नहीं रहा होगा, ये भी पता नहीं, है ना। क्या जी, आप तो वुमन एम्पावरमेंट की इतनी बातें करती हैं और ड्राइविंग नहीं आती, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। मैंने भी लिख दिया, मगर नहीं, अब क्या करें। अब मैं गिनवाने लगूं कि जो जो काम मैं कर रही हूँ तू कर रही है घर पे, पर ये कुछ सामने हो अपने लेवल का हो तो उससे बहस करें, पता ही नहीं कौन है क्या है, यहाँ तो बस लिखा चल रही है ना। तो उसमें क्या है कि भाई एक होता है, मेरे लिए ये चीज है ड्राइविंग में कि अब मुझसे नहीं हो रही, मेरे अपने रीजन है, कुछ ट्रॉमा से ज्यादा ना सिंपल ये है कि मुझे अपने आप का पता है,
जब भी स्टार्टिंग में मैं चलाती हूँ ना, तो मैं बहुत ध्यान से चला रही होती हूँ, फिर वो चीज़ प्रैक्टिस में आ जाती है ना। स्कूटी तो चलाई है मैंने कई साल, तो उसमें क्या है कि फिर मैं लापरवाह हो जाती हूँ। और साथ में जब घर की और ऑफिस की, अब तो हद से ज्यादा मेरे दिमाग में चीजें रहती हैं। तब तो केवल घर और जॉब ही था, और कुछ था ही नहीं। बच्चे छोटे थे, उन्हें मैं पढ़ा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसको घर में इंक्लूड कर रही हूँ। केवल घर और जॉब था। और जिस टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, उस टाइम जॉब में चल रही थी टेंशन, स्कूल से रिलेटेड, और ये जो सो कॉल्ड दोस्ती आती है उससे रिलेटेड, वो स्ट्रेस चल रहा था मेरा, बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उस चक्कर में तबीयत भी खराब हो रखी थी, और फिर चक्कर आया, और फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो वो ट्रॉमा मेरे को है कि हाँ, मैं दोबारा भी अगर मेरा दिमाग में स्ट्रेस है, या मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूँ किसी बारे में, या फिर मेरा माइंड कहीं और चल रहा है, और मैं चला रही हूँ गाड़ी, तो ये चीज मुझसे हो सकती है। और फिर अगर मेरे पास दो ऑप्शन है कि गाड़ी चलाना जरूरी है या जिंदा रहना और वर्किंग मोड में रहना, तो वही वर्किंग मोड में रहना, नौकरी करने लायक रहना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कल को इतनी कोई टूट फूट हो जाए कि मैं आगे काम ही ना कर पाऊँ, धरी रह जाएगी ड्राइविंग, तो सोच समझ के वो छोड़ दिया। लेकिन अब जब दूसरों को देखते हैं तो लगता है, गाड़ी चलाते हुए देखती हूँ, मन में आता है, तो वो ये नहीं है कि उफ, मैं उसकी खुले मन से तारीफ करती हूँ। अभी जब ड्यूटी में से दो लोगों ने मुझे गाड़ी में छोड़ा, एक ने ड्राइवर रखा हुआ था, डर लगता है हम नहीं चलाते, एक खुद चला के आ रही थी, मैंने उसको मुंह से सामने बैठ के, जब बैठ चला रही थी, मैंने बोला, मैं क्या, मेरे को बहुत खुशी होती है, और सच में बहुत खुशी होती है जब कोई दूसरा चल रहा है। अब आपको अगर वो चीज, दूसरों के लिए खुश होना, ये तो कभी मत छोड़ना। अगर वो खुशी आपको मोटिवेशन देती है कि यार ये भी तो कर रही है, चलो मैं भी कर लेती हूँ। अगर आपको कोई ट्रॉमा नहीं है उस चीज का, तो आप उसी को देख के आप ट्राई भी कर सकते हो, आपको वो चीज मोटिवेशन भी देगी। अगर आपको लगता है कि दूसरा कर रहा है लेकिन मेरी क्षमता से बाहर की चीज है, तो आप उसको देख के खुश हो जाओ, और आप उस काम के बजाय और क्या कर रहे हो उसको देखो, कि भाई ये मैं ये भी तो कर रही हूँ, बात खत्म। वहां आपको परेशानी नहीं होगी, है ना। तो जो दूसरों को करते हुए देख के हम नहीं कर पा रहे, इस चीज को पॉजिटिवली अगर आप लेना सीख जाओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो उनसे मोटिवेशन ले लो, या फिर अगर आपके बस से ऊपर है, तो बस एडमिट कर लो ये चीज कि यार ये हमसे तो हो नहीं पाएगा, लेकिन हाँ हम ये कर सकते हैं एक्स्ट्रा, तो भी आप खुश रहोगे। अगर और दिल खोल के तारीफ करो जो ऐसा कोई काम कर रहा है जो आप करना चाहती थी। मैं तो जो भी कोई कार ड्राइव करती हुई महिला होती है ना, अगर मेरी उससे बात होती है, मैं हमेशा उसको दिल खोल के करती हूँ, यार मन खुश हो जाता है देख के, और सच में होता है। और यू नेवर नो कि दुनिया में आगे जिंदगी में क्या क्या लिखा है, क्या पता कल को चलानी पड़े। लेकिन फिलहाल ठंडे दिमाग से मुझे जो लग रहा है कि जो उसका नुकसान मुझे समझ में आ रहा है, या जो डर मेरे मन में है, वो ज्यादा बड़ा है, और जो उससे बेनिफिट मिलेंगे वो कम है। तो फिलहाल मैंने ना चलाने का ही ऑप्शन चुना हुआ है। नेक्स्ट दी, मेरी ताई जी के भतीजे से मैंने कोई काम बोला था, उसने वो काम किया, मैंने फिर अपने हस्बैंड को बताया, तो उन्होंने बोला है किसने किया, तो मैंने बताया कि वो तब बोले उसका नंबर दो, क्या बात हुई है, उसकी चैट सेंड करो। मैंने स्क्रीनशॉट हर चीज का सेंड कर दिया, फिर बोले कि कोई और बात तो नहीं है, मैंने बोला नहीं, और यकीन ना हो तो मेरे और उसके नंबर की रिकॉर्डिंग निकाल लो, वो किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, कहीं वो बंदा हो। मैं नॉर्मल नहीं हो पा रही, पूछा कि क्या तुमको मुझ पे यकीन नहीं है, उन्होंने बोला जमाना बहुत खराब चल रहा है, बट मैं जमाने पे यकीन नहीं करती। मुझे लगता है अगर हस्बैंड वाइफ में कोई भी एक दूसरे को लाइक ना करे तो क्लियर करके अलग हो जाए, चीटिंग ना करे। आई एम वेरी क्लियर कि मेरे लिए जो भी हैं मेरे हस्बैंड, दैट्स इट। बट 9 साल में क्या ये अजीब नहीं है? सुन के क्या मेरा रिएक्शन ठीक था? क्योंकि मुझे लगता है कि वो ओवर रिएक्ट करना बोल कर खत्म किया, बट बस शक में फालतूगिरी नहीं करना। बट आई एम कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट ये क्या था। हाँ, आपका सोचना सही है, और आप मतलब ऐसे सोचना भी सही है कि ये क्या था। लेकिन बात यह है कि अगर यहीं पे बात खत्म हो गई तो आप भी छोड़ दो। अगर कुछ उनके दिमाग में चल रहा होगा तो इन फ्यूचर आपको पता चल जाएगा जल्दी। बाकी नॉर्मली अगर ऐसा नहीं करते तो आप भी छोड़ दो, कि हुआ होगा कुछ, उन पर भरोसा रखो, शायद वो आपसे शेयर भी करें। नेक्स्ट, हेलो जी, लास्ट मैसेज में टाइम वैल्यू नहीं है, हेरेडिटी फैक्ट कारण बेटियां भी ऐसा ही करती हैं। तो आपने बोला था कि मैं अपना मैनेज करूं, रूटीन बनाऊं, बनाया मैंने अपने लिए, सही भी है, बट जो काम उनसे मीन्स फैमिली से रिलेटेड हो वहाँ कैसे मैनेज करूं?
लाइक खाने का कोई टाइम नहीं, और अगर कहीं जाना हो तो भी पहले नहीं बताना। मेरी बेटियों को जब स्टडी के लिए बोलती हूँ तो वो रुक के, प्लीज थोड़ा रुक के करते हैं, बोल के खेलने लगती हैं, और जब वो आती हैं मेरे पास तभी फेल आ जाते हैं, FIL होगा, और देखते देखते किचन का काम करने लग जाती हूँ। ऐसे में क्या करूँ? रात को भी कई बार बोल दिया कि गर्मी बढ़ रही है, टाइम पर खा लो खाना, कि मैं भी फ्री हो जाऊं, बट 10 बजा देते हैं खाना खाने में। बच्चों को अभी हॉलीडेज नहीं हुई हमारे, तो वो भी लेट हो जाती हैं सोने में, क्योंकि बिना मेरे वो सोती नहीं, और मैं अगर सुलाने चली जाती हूँ तो AC से बाहर निकलने का मन नहीं करता। कई बार किचन ऐसे ही रह जाता है, घर में कोई समझता नहीं। MIL इतनी नहीं है कि वो खाना बनाए या डाल के दें, ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकती, अभी समझते नहीं, कोई भी नहीं सब, जस्ट मी प्लीज। जब हमारे हिसाब से टाइम काम ना चले ना, तो हमें चाहिए कि हम भी उनके हिसाब से ना करें। अब ये जो अभी छुट्टियों में नंद के बच्चों वाला था ना, वही सेम है कि जब जो खाएगा तब हम करेंगे। एक तो वो चीज खत्म करो, उसमें नहीं चला था टाइम बिल्कुल भी। यथासंभव खाना अच्छा बन लगे, कैसरोल में, हॉट गैस में, किसी भी तरीके से, कि खाना फ्रेश भी रहे। और रोटी है अच्छे से मुलायम आटे की, बढ़िया से सेक के घी लगा के अच्छे से रोटी दबा के रख दो, फिर सॉफ्ट रहेंगी, है ना। तो बना के रख दी। और दूसरी चीज क्या है, बच्चों का सिंपल सा है। देखो, जब अगर वो देर में खाते हैं, कुछ है, आप खाना बना के किचन क्लीन कर दो, फिर जो खाना लेता रहेगा खाता रहेगा, या फिर आपको सिर्फ उठना पड़ेगा, तो खाना डाल के देने के लिए उठना पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब आपको अपने घर में आपको ही समझ में आएगा कि ये काम आप, ऐसा तो नहीं कि उनकी वजह से अपना टाइम वेस्ट करे जा रहे हो। जहां से 10 मिनट भी अगर आपके बच सकते हैं ना, बचाओ, कि मेरे को यहाँ से निपट के ये काम करना है, तो फिर उस हिसाब से आपको टाइम निकलने लगेगा। लेकिन अभी आप हर एक के लिए एक दिमाग में रहता है ना कि अरे घर में ही तो है, चल कर देती हूँ, चल कर देती हूँ, वो इस चक्कर में टाइम नहीं मिलता। लेकिन आपके पास करने के लिए कुछ काम होता है ना, तो फिर आप कर लेते हो मैनेज। कुल मिला के सबके लिए हर टाइम अवेलेबल रहना, एक ही एक क्लॉज अपने आगे से हटा दो, आपको ये काम करने हैं, लिस्ट बना लो, उतने टाइम स्लॉट में कोई कर लेता है, ठीक है। नहीं खा रहा, बर्तन पड़े हैं, ठीक है, सिंक में डाल के आ, पानी चला के आ। लड़कियों से इतना बोल सकती हूँ, थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाओ, धमकाओ, डांटो उन्हें कि वो आपको हल्के में ना ले। नेक्स्ट, थैंक यू मैम, आपने जो बोला मैं उसको फॉलो करूंगी। मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं कभी किसी काम के लिए मना नहीं कर पाती, चाहे वो पैसों की बात हो या कोई हेल्प, पर सामने से रिटर्न रूडली बिहेव आता है तो हर्ट होती हूँ, मेंटल परेशान होती रहती हूँ। वैसे मुझे सब समझ आता है कि कोई किसी का नहीं है, पर प्रैक्टिकली खुद पर लागू नहीं कर पाती। मैं MSc B.Ed हूँ, घर ट्यूशन क्लासेस भी लेती हूँ अप टू 10th क्लास तक। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। स्टडी एंड स्पोर्ट्स में मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ सब एजुकेटेड हैं, कि सब रिस्पेक्ट भी करते हैं। पर मैं अपनी फैमिली को लेकर हैप्पी नहीं हूँ। मैं चाहती थी कि देवर देवरानी के साथ एक भाई और बहन जैसे रिश्ते बनाऊं, बट मैं कितना भी एफर्ट्स करूँ उनकी तरफ से कुछ भी नहीं है। एक तरफ से बजाने से ताली नहीं बजती, ठीक है। आपका मन था ऐसा हो, नहीं हुआ, दैट्स इट, एक्सेप्ट कर लो, और जो है अब उसमें बढ़ो आगे। नेक्स्ट दी आपके मुझे आंसर से मेरे मन से एक बोझ हल्का हो गया, उसके लिए थैंक यू। आज मेरा एक और सवाल है। मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, मुझे अभी तक बेबी नहीं हुआ। डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रही है, बट मेरे हस्बैंड जो हैं उनको बहुत ही ज़्यादा गुटखा खाने की आदत है, और वो ड्रिंक भी करते हैं, जबकि डॉक्टर ने उन्हें ये दोनों आदतों को छोड़ने को कहा है, पर वो सुनते नहीं। मैं क्या करूँ? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस बात पे हमारी बहुत लड़ाई होती है, और इसी वजह से मेरे मैके भी चली गई थी मेरे भाई के पास, पर तब तो हस्बैंड ने ये सब बंद कर दूंगा बोले और सॉरी वगैरह बोल के ले आए, लेकिन अब यहाँ आने के बाद फिर से वही सब शुरू कर दिया। अब मैं क्या करूँ, प्लीज सजेस्ट करें। देखो, एक तो इसमें आप 2 चीजें कर सकते हो। एक तो हस्बैंड को दोबारा, कि अब तुम वहां से ले तो आए हो, फिर दोबारा शुरू कर दिया, तो मैं भी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट जो है वो बंद कर रही हूँ। हम ऐसे ही रहेंगे बिना बच्चे के। जब आप डॉक्टर की बात नहीं सुन रहे तो खाली मैं ही क्यों कष्ट झेलूं, क्योंकि उसकी दवाइयाँ खाना, ट्रीटमेंट करना, वो अपने आप में पीड़ादायक होता है। हम वो सब कर रहे हैं, और तुम अपना जो है वो चीज़ें बुरी खानी पीनी छोड़ नहीं रहे, तो स्पर्म काउंट पे इस सब चीज़ों का निगेटिव वो पड़ता है, तो आपका प्रोसीजर फिर सक्सीड होने के चांस ऑटोमेटिकली कम हो रहे हैं। तो बाद में 9 महीने हमें रखना भी है,
डिलीवरी भी करनी है, फिर उसे पालने में भी 90% हम ही लगेंगे। तुमसे इन 2-4 महीने जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है, इसमें 2 चीजें भी नहीं छोड़ी जा रही, तो फिर रहने दो, बच्चा क्या खाली हमें ही चाहिए? सिंपल। रहो बिना बच्चे के ऐसे ही नॉर्मल। और ये दिमाग का फेर रहा नहीं जाता, सब रहा जाता। मुश्किल और बोरिंग रहेगी लाइफ, कुछ करने के लिए ही नहीं होता। लेकिन भाई तुम दोनों को मिलके एक मतलब परिवार चलाना है। अब इसमें दूसरी पार्टी इतनी लापरवाह है, तो अभी तो ये परेशानी है कि बच्चा है नहीं, लेकिन इतने लापरवाह पति के साथ जब वो हो जाएगा, फिर उसको रोगे कि पालूं कैसे? हस्बैंड जिम्मेदारी नहीं निभाते। तो जब तक वो जिम्मेदार ना हो जाए, शायद भगवान ने ही आपको इसीलिए बचा रखा है। सीधे कह दो कि मैं भी नहीं करवा रही फिर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट, तुम गुटखा और शराब पी के निपट लो। जब तुम्हारा मन भर जाए तब जाऊंगी। मैं वहां सुइयां खा रही हूँ, ट्रीटमेंट ले रही हूँ, और यहाँ तुमसे चीजें नहीं छूट रही। ठीक है, शायद छोड़ दें। तो ये थे एपिसोड 202 के सारे जवाब। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अब मैंने कोई नहीं छोड़ा है फिर से, लेकिन अगर किसी का अगले एपिसोड में छूटे तो बता देना, दोबारा कमेंट कर देना, बता के देना लेटेस्ट वीडियो पे। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।